नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। पिछली कुछ क्लासों के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन किस प्रकार होता है, एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है, इन सारी प्रोसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जाना था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो दो पार्ट आते हैं उनमें एक पार्ट आता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके विभिन्न प्रकार के पार्ट मुख है, इसके अलावा ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब बच रहा है दूसरा पार्ट जिसमें आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अर्थात पाचक ग्रंथियां। ये जो पाचक ग्रंथियां होती है या पाचन ग्रंथियां हैं, सामान्यतः इनके अंदर तीन प्रकार की ग्रंथियां आती है, जिसमें एक आती है स्लेवरी ग्लैंड्स अर्थात लार ग्रंथि, जो हमारे मुख में पाई जाती है, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, मुख में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जो लार को सिक्रेट करती है, लार भोजन को लसलसा बनाती है, लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगली डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो आती है लीवर यानी यकृत। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि यकृत जो है वो हमारे शरीर में कहां पाई जाती है और उसका क्या क्या काम होता है, किस प्रकार की यकृत की संरचना होती है। तो आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर यकृत, लीवर। तो आज हम बात करेंगे यकृत के बारे में। यकृत को लीवर कहा जाता है। ठीक है, इसको जिगर भी कहा जाता है। अंग्रेजी में यकृत को लीवर कहते हैं और वैसे इसको जिगर भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, यकृत जो है इसी के लिए मेडिकल साइंस के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं हिपेट। हिपेट जो वर्ड है, हिपेट वर्ड जो है वो लीवर के लिए काम में आता है। हिपेट का मतलब क्या होता है, लीवर। ठीक है, इसी से हिपेट से एक वर्ड बनता है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी यानी लीवर की स्टडी। लॉजी आ गया, हिपेट वर्ड आ रहा है लीवर के लिए, तो हिपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, हिपेटोलॉजी। ये हो गया लीवर की स्टडी ऑफ लीवर। ठीक है, एक वर्ड आता है आपके सामने हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस वर्ड जो है इसका मतलब होता है लीवर के अंदर सूजन। हिपेट वर्ड वो लीवर के लिए ITIS जिस शब्द में भी लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन। ठीक है, तो सोथ हिंदी में सोथ बोल सकते हैं, जिसको सोथ को दर्शाता है। हिपेटाइटिस को सामान्यतया हिंदी में यकृत शोथ भी कहा जाता है। यकृत शोथ का मतलब लीवर में सूजन। ठीक है, लीवर में सूजन। आम भाषा में हिपेटाइटिस जो है इसी को पीलिया भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सामान्यतः लीवर जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है और बाइल्स जो पिगमेंट होते हैं, जो पित्तवर्णक होते हैं, वो पित्तवाहिनी के अंदर जमा होकर के पित्तवाहिनी को अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक है, और नाखून है, आंखें हैं, त्वचा है, ये पीले हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पीलिया। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे इसी में एक वर्ड आता है हिपेटोमीगेली। ध्यान देंगे वही हिपेट वर्ड जो है वो आ रहा है सामान्यतया लीवर के लिए। मिगेली जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग यानी बढ़ना। हिपेटोमीगेली जो है इसका मतलब होता है लीवर का बढ़ना। जब लीवर जो है वो साइज में बड़ा होने लग जाए, ठीक है, नॉर्मल साइज से अगर बढ़ने लग जाए, तो उस स्थिति को हम कहते हैं हिपेटोमीगेली यानी लीवर का बढ़ना। तो लीवर का बढ़ना क्या कहलाता है, हिपेटोमीगेली। तो ये कुछ वर्ड हैं लीवर से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे लीवर जो है, यकृत जो है, ये हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। अगर हम पूरे शरीर की बात करें तो पूरे शरीर के अंदर त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है, त्वचा के बाद में दूसरा बड़ा अंग होता है यकृत। लेकिन आंतरिक अंगों की बात की जाए तो आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, यकृत होगा। तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कह सकते हैं,
सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन होता है? लीवर। जितनी भी प्रकार की लीवर के अंदर बॉडी के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है, यकृत होती है। इसके अलावा ध्यान देंगे, इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो अन्य नाम या उपनाम के रूप में इसको कहते हैं शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला। जैव रासायनिक प्रयोगशाला, जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है इसको, या इसको व्यस्ततम बंदरगाह भी कहा जाता है, व्यस्ततम बंदरगाह। तो ये कुछ वर्ड हैं जो लीवर से संबंधित हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे, लीवर जो है ये हमारे शरीर के अंदर स्थित कहां होता है? इसकी संरचना से संबंधित अगर हम बात करें तो लीवर जो है ये सामान्यतः हमारी जो उदर गुहा होती है, पेट का जो भाग है उसको हम, जिसमें पेट या हमारे जो छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह ये पाए जाते हैं, इस भाग को हम कहते हैं उदर गुहा, ठीक है। तो ये जैसे सीने वाली जो जिसमें पसलियां वगैरह है उसको हम वक्ष गुहा कहते हैं, पेट वाला भाग जो है इसको हम कहते हैं उदर गुहा, ठीक है। तो उदर गुहा जो है, इस उदर गुहा में ऊपर की तरफ दाईं तरफ स्थित होता है, ऊपर की ओर दाईं तरफ स्थित होता है लीवर, ठीक है। आमाशय के भी दाईं तरफ स्थित होता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम के जरिए भी देखेंगे। अगर हम उदर गुहा की बात करें, ठीक है, जैसे ये उदर गुहा है हमारी, उदर गुहा, ये उदर गुहा है, ठीक है। तो इस उदर गुहा को हम सामान्यतया 4 पार्ट में बांट सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये 4 पार्ट के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट जो कि राइट साइड का है, ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट साइड का, ये नीचे वाला पार्ट राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का, ठीक है। ध्यान देंगे, इस पार्ट के अंदर पाया जाता है अपना लीवर, ठीक है। यानी अगर पूछ लिया जाए तो अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर स्थित होता है लीवर, यकृत। आमाशय जो है उसके भी दाईं तरफ पाया जाता है। ध्यान देना, ये जो हमारी उदर गुहा है, एब्डोमिनल कैविटी है, इसके ठीक ऊपर आ जाता है अपना डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो कि श्वसन की क्रिया के अंदर हेल्पफुल होता है। डायाफ्राम जो है ये एक्चुअल में हमारी जो थोरासिक कैविटी है, वक्ष गुहा, और एक एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा, इन दोनों के बीच में बॉर्डर है। यानी डायाफ्राम से ऊपर वाला भाग जो है ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम, डायाफ्राम, ठीक है। और डायाफ्राम से ऊपर वाला पार्ट जो है ये तो आ जाएगा सामान्यतः वक्ष गुहा में, थोरासिक कैविटी में, और नीचे वाला पार्ट जो है, ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट वक्ष गुहा, और ये जो नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कह देते हैं? उदर गुहा, यानी एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हो गया हमारे शरीर के अंदर एक तरीके से उदर गुहा के अंदर लीवर की स्थिति। अब अगर हम बात करें तो डायग्रामेटिक ढंग से जो है हम इसको समझे थोड़ा सा कि लीवर जो है वो कहाँ स्थित होता है, लीवर के पास कौन कौन से अंग अन्य पाए जाते हैं। इसके अलावा लीवर जो है उसकी संरचना से संबंधित कुछ बिंदु जो है उनको हम जानते हैं। तो लीवर की स्थिति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लीवर जो है वो हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार स्थित होता है ये हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको 2 बड़े पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको आप जानते हैं, हमने पीछे डायग्राम में देखा है, इस पार्ट को हम कहते हैं आमाशय। ये वाला जो भाग है जो हमारी आहार नाल का एक भाग है, आमाशय, स्टोमक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आमाशय के दाईं तरफ जो सामने की ओर इसको ये एक बड़ा भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कहते हैं यकृत, लीवर। तो लीवर जो है इसकी स्थिति आपको समझ में आ रही होगी कि हमारी आमाशय के दाईं तरफ स्थित होता है। ध्यान देना, ये जो लीवर है, ये लीवर जो है इस लीवर के जस्ट ऊपर यहां इस प्रकार से, या ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये डॉटेड लाइन आप मान लीजिए ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम जो है इसके ठीक नीचे कौन स्थित होता है? अपना लीवर होता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे, लीवर के नीचे की ओर ये थैलीनुमा संरचना है, इसको कहा जाता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इसके अलावा बात करें हम तो ये जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय से ये जो नलिका निकल रही है, ये वाली, जो कि यहां इस छोटी आंत के अंदर आकर के मिले, ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है जिसको कहा जाता है ग्रहणी। जो सी से भाग है इसको कहते हैं ग्रहणी, ड्यूडीनम, ड्यूडीनम, ठीक है। इस ड्यूडीनम में आकर के ये जो नलिका मिल रही है इसको हम कहते हैं सामान्यतया पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट बोलते हैं इसको, पित्त वाहिनी। ये हो गई बाइल डक्ट। चलो इसको नीचे इस प्रकार से लेबल कर देते हैं। ये ध्यान देंगे, पित्त वाहिनी है, पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट,
इसके अलावा ध्यान देंगे पित्त वाहिनी के बाद में यहां ये जो अग्नाशय का सी से भाग है, इस पे आपको ये जो लीफ शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इस पत्ती जैसी संरचना को हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज। इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज के पास में यहां देखो ये जो बाइल डक्ट है, ये इस छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आकर के मिल रही है। समझेंगे बात को। अब एक्चुअल में ये ग्रहणी भाग जो है, इस ग्रहणी भाग के अंदर मिलते नहीं है। एक्चुअल में ये इस ग्रहणी भाग जो है इसके नीचे से होकर के आती है, और ये जो आपको लंबी नलिका दिखाई दे रही है, जो अग्नाशय की खुद की नलिका है, जिसको हम कहते हैं अग्नाशी नलिका या अग्नाशी वाहिनी। अग्नाशी वाहिनी, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये जो नलिका है ये सामान्यतया इस पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर आकर के मिलती है। ध्यान देना, इस डक्ट के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है और ये जो बाइल डक्ट है वो इस पार्ट में आकर के यहां कॉमन हो रही है, ध्यान देंगे। और फिर ये जो कॉमन पार्ट है ये खुलता है हमारे इस ड्यूडिनम के अंदर। समझेंगे बात को। जो बाइल डक्ट आ रही है वो बाइल डक्ट यहां इस अग्नाशी वाहिनी के अंदर आकर के यहां ये जो डॉटेड भाग, यहां मैंने आपको ये इसे डार्क किया है, इस डार्क किए हुए भाग के अंदर आकर के ये दोनों कॉमन हो रही है। तो ये अपना बाइल जूस जो है वो यहां से डालेगी, और ये यहां से पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशी रस जो है वो साथ के साथ दोनों के दोनों जूस जो है वो इस छोटी आंत के ग्रहणी भाग के अंदर सिक्रेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां आकर के ये कॉमन हो जाती है। तो ये एक सामान्य संरचना है जिसके अंदर आपको लीवर को भी दिखाया गया है, इसके अलावा गॉल ब्लैडर को दिखाया गया है, पेनक्रियाज को भी दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लीवर जो है इसकी थोड़ी और हम संरचना से संबंधित बात करें। अभी हमने सिर्फ इसका डायग्राम देखा है, बॉडी में इसकी स्थिति कहां होती है। अगर हम लीवर की संरचना से संबंधित या लीवर की स्थिति, पहले लीवर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखिए हम, तो देखो सबसे पहली बात लीवर से संबंधित महत्वपूर्ण बातों में या महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसकी लोकेशन, इसकी स्थिति। तो आमाशय के दाईं ओर, आमाशय के दाईं ओर, ठीक है, आमाशय के दाईं ओर। और डायफ्राम के ऊपर या नीचे, डायफ्राम के कहां होगी, ये नीचे होगी, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे स्थिति के बाद में अगली जो बात आती है वो लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर का जो सामान्य भार होता है, सामान्य जो वजन होता है इसका, वो होता है लगभग 1.5 किलोग्राम। कितना किलोग्राम होगा, 1.5 किलोग्राम यानी 1500 ग्राम। इसके अलावा ध्यान देंगे लीवर जो है इसका जो सामान्य रंग होता है वो होता है लाल भूरा। सामान्य रंग कैसा होगा इसका, लाल भूरा रंग होता है, यानी रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेडिश ब्राउन कलर होता है लीवर का। इसके अलावा ध्यान देंगे लीवर जो है इसके ऊपर, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, पूरा का पूरा जो लीवर है, ये लीवर यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक अलग जो है भाग दिखाई दे रहा है, ये एक अलग भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों ही लीवर के हैं। लीवर जो है वो जनरली 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं लोब्स यानी पालियां। तो लीवर के अंदर कितनी लोब पाई जाती हैं, 2 लोब, ठीक है। ये जो दोनों लोब होती है, इन दोनों लोब में ये राइट वाली लोब है, ये लेफ्ट वाली लोब है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर कि राइट वाली लोब जो है वो लेफ्ट वाली लोब से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और ये जो दोनों लोब है वो आपस में, ये आपको एक लाइनदार संरचना दिखाई गई है, इसको हम बोलते हैं फेल्सीफेरम लिगामेंट, ठीक है। दोनों की दोनों लोब आपस में एक फेल्सीफेरम लिगामेंट नामक संरचना के द्वारा संयोजित होती है। लिगामेंट जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सामान्यतया 2 उत्तकों या अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, उनमें एक लिगामेंट है, और उस लिगामेंट में भी एक टाइप आता है फेल्सीफेरम लिगामेंट। तो लीवर की दोनों लोब जो है वो जनरली फेल्सीफेरम लिगामेंट के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे लीवर जो है 2 लोब में विभाजित, 2 पालियां पाई जाती है लीवर में, लोब्स, ठीक है, जो कि फेल्सीपेरम लिगामेंट द्वारा
संयोजित होती हैं। ये जो दोनों पालियां हैं ये परस्पर जिस लिगामेंट के द्वारा संयोजित होती है उसको हम क्या कहते हैं, फेल्सीपेरम लिगामेंट, या जिस संरचना द्वारा संयोजित होती है उसको हम क्या कहते हैं, फेल्सीपेरम लिगामेंट। इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो दोनों लोब्स हैं या पूरी की पूरी जो लीवर है, इस लीवर के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है ताकि एक्सटर्नल अटैक जो है, बाह्य आघात जो है, उनसे उसकी प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो है लीवर के ऊपर भी एक कवरिंग पाई जाती है जो दोनों लोब के ऊपर होती है और उस कवरिंग को हम कहते हैं ग्लिसन संपुट। तो लीवर का आवरण, ध्यान देंगे, लीवर का आवरण कहलाता है ग्लिसन संपुट, ग्लिसन संपुट, ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन कैप्सूल, ये ग्लिसन संपुट हो गया लीवर का आवरण। इसके अलावा ध्यान देंगे लीवर जो है इसका रंग जो है वो हो ही गया। लीवर जो है इसकी सामान्यतया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, लीवर जो है इसके अंदर जो मुख्य कार्यकारी इकाई है इसकी, या इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होती है, तो लीवर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको कहते हैं हिपेटिक लोब्यूल। तो लीवर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, लीवर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो है वो कहलाती है हिपेटिक लोब्यूल, हिपेटिक लोब्यूल। ये हिपेटिक लोब्यूल जो है ये सामान्यतया असंख्य हिपेटिक लोब्यूल जो है वो लीवर के अंदर पाए जाते हैं जो लीवर के मेन जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी पूरी की पूरी लीवर जो है उनके जो फंक्शंस होते हैं वो सामान्यतः हिपेटिक लोब्यूल के अंदर होते हैं। हिपेटिक लोब्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है, इसको भी हम समझेंगे। हिपेटिक लोब्यूल जो है इसका एक चीज ध्यान रखना है कि हिपेटिक लोब्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है, सामान्य इसकी जो शेप होती है वो होती है षटकोणीय। हिपेटिक लोब्यूल की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। तो लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल, उसकी स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल। ये तो लीवर की स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा लीवर के अंदर जो हिपेटिक लोब्यूल है इसको भी हमें समझना है। इसके अलावा लीवर जो है इसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होता है इसको हमें समझना है। इसके बाद हम बात करेंगे लीवर के फंक्शन की। तो पहले हम बात कर लेते हैं लीवर के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीवर में ब्लड सप्लाई। लीवर में ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई यानी रक्त की आपूर्ति लीवर में किस प्रकार से होती है। ठीक है, लीवर में रक्त की आपूर्ति समझना जरूरी है क्योंकि उससे ही हमें जो हिपेटिक लोब्यूल है उसके बारे में बातें जो है समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो इसकी जो लीवर में ब्लड सप्लाई है उसको इजी वे में समझने के लिए मान लिया यहां ये जो है लीवर है, यकृत है, ये यकृत हो गया। इसके अलावा ध्यान देंगे यहां मान लिया ये हमारा हृदय है, हार्ट। इसके अलावा यहां एक पार्ट और मान रहा हूं मैं, जैसे ये पार्ट जो है ये हो गया छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हार्ट जो है, इस हार्ट से ब्लड आएगा लीवर के अंदर। ध्यान देंगे हार्ट से लीवर के अंदर जो ब्लड आ रहा है, हृदय से यकृत के अंदर जो रक्त आ रहा है, जनरली आपको पता है हृदय शरीर के अंगों को ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त जो है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो सप्लाई करता है। तो लीवर की ओर हृदय से जो रक्त आ रहा है वो शुद्ध रक्त हो रहा है, आ रहा है, और शुद्ध रक्त जो है उसको लेकर के कौन आएगी, यकृत धमनी, हिपेटिक आर्टरी। धमनियां जो है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो ये रक्त लेकर के आती है यकृत धमनी, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी। यहां समझने योग्य बात यह है कि जो हिपेटिक आर्टरी होती है वो हार्ट से लीवर को जो ब्लड सप्लाई करती है वो होती है 20%। यानी लीवर के अंदर जो टोटल ब्लड सप्लाई होता है उसके अंदर से 20% ब्लड सप्लाई जो है वो जनरली कौन करती है, हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इसके अलावा ध्यान देंगे
ये स्मॉल इंटेस्टाइन, बचा हुआ 80% ब्लड जो है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लेकर के जाती है एक ब्लड वेसल, ठीक है, एक रक्तवाहिनी, और यहां से ये जो रक्तवाहिनी जा रही है इसको हम कहते हैं सामान्यतया पोर्टल वेन या पोर्टल सीरा, पोर्टल सीरा, पोर्टल वेन। ये जो पोर्टल वेन होती है ये सामान्यतया छोटी आंच से लीवर की ओर ब्लड सप्लाई करती है। अब आप कहोगे तो ये सीरा है, सीरा के अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, यानी अशुद्ध रक्त बहेगा। अब ये अशुद्ध रक्त जो है वो लीवर के अंदर क्यों भेजा जा रहा है, ठीक है, तो अशुद्ध रक्त लीवर के अंदर इसलिए भेजा जा रहा है, कंप्लीटली अशुद्ध नहीं होता है, कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन यहां से ये ब्लड जो है वो लीवर के अंदर सप्लाई करने का मकसद ये है। पीछे हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, हमने पढ़ा है छोटी आंत के अंदर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। जब अवशोषण की क्रिया होती है तो उस दौरान जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब वो पोषक तत्वों वाला जो ब्लड होता है वो सामान्यतया पहले किसके अंदर जा रहा है, लीवर के अंदर। कौन लेके जा रही है, पोर्टल सीरा, इसलिए पोर्टल सीरा के द्वारा ब्लड को जो है लीवर के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। ध्यान देना, पोर्टल सीरा से जो ब्लड लीवर में जा रहा है वो किससे प्रचुर होता है, जो पोषक तत्व होते हैं ना, जो अवशोषित हुए पोषक तत्व उनसे प्रचुर होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारे पाए जाते हैं। इन सबको किसमें भेजा जाता है, फिर लीवर के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्स्ट्रा फूड सब्सटेंस होते हैं, एक्स्ट्रा जो भोजन होता है उसको स्टोर कौन करता है, लीवर। इसके अलावा भोजन की जो मैकेनिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, जो भोजन का उपापचय होता है वो सामान्यतः कहां होता है, लीवर के अंदर। इसलिए जो है यहां से लीवर के अंदर ये सप्लाई किया जाता है। ध्यान देना, पोर्टल सीरा जो होती है वो सामान्यतः 80% ब्लड सप्लाई करती है लीवर को, ठीक है। अब आप कहोगे तो फिर यकृत से अशुद्ध रक्त जो है वो कैसे जाएगा, तो यकृत से अशुद्ध रक्त जाने के लिए यहां यकृत से एक नलिका निकलती है, एक रक्तवाहिनी निकलती है, जो सामान्यतया, वैसे मैंने डायरेक्ट दिखाया हार्ट की ओर, ठीक है। ध्यान देना, ये रक्तवाहिनी जो है वो सामान्यतया हमारी जो महाशिरा होती है उस महाशिरा से, पश्च महाशिरा बोलते हैं, जो कि नीचे के अंगों से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर लाती है, उस पश्च महाशिरा से जुड़ती है यहां लीवर से निकलने वाली ये नलिका, ठीक है। और इस नलिका को हम कहते हैं जनरली यकृत सीरा, यकृत सीरा, हिपेटिक वेन, हिपेटिक वेन। तो ध्यान से समझेंगे, हार्ट जो है इससे प्योर ब्लड लेके कौन आती है लीवर के अंदर, हिपेटिक आर्टरी। कितना परसेंट, 20% ब्लड सप्लाई, ठीक है। और छोटी आंत से जो ब्लड लेकर के ब्लड वेजल आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। कितना परसेंट ब्लड सप्लाई, 80%। क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा ध्यान देंगे, जो लीवर है, इस लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके जरिए बाहर निकलेगा, वो निकलेगा हिपेटिक वेन के जरिए, यकृत सीरा के जरिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है। ये हो गई लीवर में ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए या इसी से रिलेटेड आती है हमारी लीवर में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको हम कहते हैं हिपेटिक लोब, उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यकृत पिंडक के बारे में, यानी हिपेटिक लोब्यूल के बारे में। हिपेटिक लोब्यूल यानी यकृत पिंडक, या जिसको हम हिपेटिक लोब्यूल भी कहते हैं, हिपेटिक लोब्यूल। अभी हमने बात की थी हिपेटिक लोब्यूल क्या है। हिपेटिक लोब्यूल जो है वो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचना में कैसा होता है, ये हेक्सागोनल होता है, षटकोणीय होता है। जैसे मान लो ये एक हिपेटिक लोब्यूल है, इस प्रकार से, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर होती है हिपेटिक लोब्यूल की, ठीक है। इस हिपेटिक लोब्यूल जो है, इस हिपेटिक लोब्यूल के सेंटर के अंदर, इसके केंद्र में जो है एक संरचना होती है, और इसके केंद्र में पाई जाने वाली ये जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन, जो कि हिपेटिक लोब्यूल के सेंटर में पाई जाती है, केंद्र में पाई जाती है। इसके अलावा ध्यान देंगे, हिपेटिक लोब्यूल जो है इसके अंदर आपको दिख रहे हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के कारण 6 कॉर्नर हैं, 6 मतलब कोने हैं, इसके अंदर 6 कॉर्नर हैं, ठीक है। ये जो 6 कॉर्नर हैं, इन 6 कॉर्नर के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉर्नर जो है उसको ले रहा हूं मैं, बाकी 6 कॉर्नर पर वो चीजें जो है वो समान होंगी। तो एक कॉर्नर जो है इसके अंदर, इसके ऊपर, एक कॉर्नर के ऊपर इस प्रकार से 3 नलिकाएं होती है। ध्यान देना,
ये 3 नलिकाओं का समूह पाया जाता है। हिपेटिक लोब्यूल के प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर 3-3 नलिकाओं का समूह पाया जाता है। ठीक है, ये जो नलिकाएं होती है वो क्या कौन कौन सी होती है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे, इन नलिकाओं के अंदर ये वाली जो नलिका है, एक नलिका जो है वो होती है हिपेटिक आर्टरी यानी यकृत धमनी, जो कि कैसा ब्लड लाती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दूसरी होती है पोर्टल वेन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड जो है वो जनरली लीवर के अंदर लाती है, पोषक तत्वों से प्रचुर रक्त जो है वो यकृत के अंदर लाती है। और तीसरी जो नलिका होती है इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, यानी पित्तवाहिनी। ठीक है, ये हो गई यकृत धमनी, ये हो गई सामान्यतः निवाहिका शिरा या पोर्टल वेन, पोर्टल शिरा भी बोल सकते हैं जिसको, और ये हो गई बाइल डक्ट यानी पित्तवाहिनी। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों नलिकाएं ब्लड लेकर के आ रही है और ये यहां से इस हिपेटिक लोब्यूल के अंदर जो बाइल फॉर्मेट होता है, जो पित्त का निर्माण होता है, इस पित्त को बाहर लेके जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, इसके अंदर ये जो दोनों नलिकाएं हैं, ये इन दोनों नलिकाओं के जरिए एक चैनल बनता है। इस प्रकार से एक चैनल बनता है, यानी एक नालेदार संरचना बनती है इस प्रकार से। ये जो चैनल होता है, ये सामान्यतः इस चैनल से ये ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये किस तरफ हो रहा है, सेंट्रल वेन की तरफ। ये जो चैनल है, ये सामान्यतः इस चैनल को हम कहते हैं रक्तपात्र, क्योंकि रक्त बह रहा है इसके अंदर, इसलिए इसको रक्तपात्र कहा जाता है। रक्तपात्र या सिनोसोइड कहते हैं, सिनोसोइड। ठीक है, तो ये साइनोसोइड या सिनोसोइड बोल सकते हैं, इसको रक्तपात्र बोल सकते हैं। रक्तपात्र से जो है ये क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। ठीक है, ये ब्लड जो है वो कहां आएगा, सेंट्रल वेन के अंदर। ठीक है, ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस चैनल के दोनों तरफ इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं जो है वो व्यवस्थित होती है। सम सेल्स आर अरेंज्ड, ये जो कुछ कोशिकाएं हैं वो सामान्यतया इस चैनल के दोनों तरफ व्यवस्थित होती है। ध्यान देना, इस प्रकार से। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। 6 कॉर्नर हैं, 6 के 6 कॉर्नर के ऊपर सभी कॉर्नर की तरफ ऐसी संरचनाएं होती है। ठीक है, तो ये जो आपको ये जो सेल बताई गई है, जो कि इस रक्तपात्र यानी सिनोसोइड के दोनों तरफ व्यवस्थित होती है, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं यकृत कोशिकाएं। यकृत कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं यानी हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स। ठीक है, तो हिपेटोसाइट्स जो है वो सामान्यतया सिनोसोइड्स के दोनों तरफ व्यवस्थित कोशिकाएं होती है। इन्हीं के अंदर ध्यान देना, इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं जो है वो इन हिपेटोसाइट्स के दोनों तरफ व्यवस्थित होती है। कुछ कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं होती है ये सामान्यतः फेगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी भक्षक प्रवृत्ति की होती है। और ये भक्षक प्रवृत्ति की जो कोशिकाएं होती है, इनको कहा जाता है कुफ्फर कोशिकाएं। कुफ्फर कोशिकाएं, ये कुफ्फर कोशिकाएं जो होती है ये सामान्यतया फेगोसाइटिक नेचर की होती है, कुफ्फर सेल्स। ठीक है, तो कुफ्फर सेल्स जो हैं वो जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुफ्फर सेल्स जो है वो बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है, तो लीवर में पाई जाती है। लीवर जो हिपेटिक लोब्यूल है उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुफ्फर सेल्स पाई जाती है। क्या काम करती है ये सामान्यतः फेगोसाइटिक यानी भक्षक प्रवृत्ति की होने के कारण डेड आरबीसी, मरी हुई जो आरबीसी होती है उनका भक्षण करती है, मरी हुई डब्ल्यूबीसी का भक्षण करती है। ठीक है, इसके अलावा रक्त में कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई भी पैथोजन, कोई रोगाणु उपस्थित है तो उसको खा जाएगी, उसका भक्षण कर देगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लड जो है उसको प्यूरिफाई या ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, रक्त का शुद्धिकरण करती है। ठीक है, तो ये जो फेगोसाइटिक नेचर की सेल्स होती है वो इन कोशिकाओं के दोनों तरफ व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दोनों तरफ जो है, ये जैसे मान लो ये एक हिपेटिक लोब्यूल है, इस हिपेटिक लोब्यूल के एक कॉर्नर की तरफ पाए जाने वाली संरचनाओं के बारे में हमने बात की है। इसी प्रकार की संरचनाएं 6 कॉर्नर के ऊपर पाई जाती है और उससे बनता है पूरा का पूरा हिपेटिक लोब्यूल। ध्यान देना, ये जो हिपेटिक आर्टरी है, हिपेटिक आर्टरी, ये तीनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं, हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा बाइल डक्ट, ठीक है, इसके अलावा पोर्टल वेन। ठीक है, इन तीनों का जो ग्रुप है, इन तीनों का जो समूह होता है, इसको हम कहते हैं सामान्यतया निवाहिका त्रिक। निवाहिका त्रिक, पोर्टल ट्राइड,
ठीक है। पोर्टल ट्राइड क्या होता है? यकृत धमनी, इसके अलावा पित्तवाहिनी, इसके अलावा जो निवाहिका शिरा, ठीक है, पोर्टल शिरा जो है, इन तीनों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? निवाहिका त्रिक कहलाता है, पोर्टल ट्राइड कहलाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है? हिपेटिक लोब्यूल के कॉर्नर पर पाया जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो हिपेटोसाइट्स होती है, जो यकृत कोशिकाएं होती है, ये सामान्यतः बाइल का फॉर्मेशन करती है, यानी पित्त का निर्माण करती है। और ये जो पित्त होता है, ये सामान्यतया पित्त की हमारे डाइजेशन में क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। ये पित्त जो है, ये सामान्यतः इस बाइल डक्ट यानी पित्तवाहिनी के जरिए, ये पित्तवाहिनी है, इस पित्तवाहिनी के जरिए कहां आ जाएगा? पित्ताशय के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, पूरा जो लीवर है, इस लीवर के अंदर इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाले पार्ट से ये बाइल डक्ट निकली, ठीक है, और इधर वाले पार्ट से ये बाइल डक्ट निकली, यानी ये राइट लोब और लेफ्ट लोब की जो बाइल डक्ट है वो जनरली फिर आगे आकर के इस प्रकार से ये कॉमन हो जाती है, ये, ठीक है, कॉमन होकर के और फिर इससे मिल जाती है, तो ये कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है, इससे होता हुआ बाइल जो है वो किस में आ जाएगा? पित्ताशय के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई लीवर की स्ट्रक्चर, ठीक है, या लीवर की स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो लीवर जो है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, लीवर का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो लीवर के कार्यों के बारे में अब हम बात करते हैं। लीवर जो है वो कई प्रकार के काम करता है। ठीक है, लीवर का मुख्य कार्य है पित्तरस का निर्माण करना। इसके अलावा लीवर जो है वो सामान्यतः एमिनो अम्लों को तोड़ करके, जिसको हम कहते हैं एमिनो अम्लों का विअमीनीकरण, एमिनो अम्लों के विअमीनीकरण की क्रिया के द्वारा सामान्यतः अमोनिया बनाता है और उस अमोनिया को फिर किस में बदलता है? यूरिया में। तो इस प्रकार से लीवर के बहुत सारे काम हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर के फंक्शंस के बारे में, लीवर के कार्य, लीवर के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीवर, फंक्शंस ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। ठीक है, यकृत के कार्यों के अंदर सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है बाइल फॉर्मेशन, पित्तरस का निर्माण, बाइल जूस का निर्माण करना, बाइल जूस का निर्माण, ये लीवर का प्राइमरी फंक्शन है, सबसे प्रमुख कार्य है लीवर का पित्तरस का निर्माण। ध्यान देना, फिर से जो है ये बात से पहले हो चुकी है कि पित्तरस से संबंधित क्वेश्चन आता है, सीधा पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, और हम उसको पित्ताशय से रिलेट कर देते हैं। ध्यान रखना, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, इसके अलावा पित्तरस जो है वो किसके पाचन में भूमिका निभाता है? वसा के पाचन में। ठीक है, इसके बाद दूसरा कार्य है इसका विअमीनीकरण, 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 विअमीनीकरण जो है, विअमीनीकरण जिसको हम डीएमिनेशन कहते हैं, डीएमिनेशन। ठीक है, विअमीनीकरण का मतलब होता है सामान्यतः जो अमीनो अम्ल होते हैं, उन अमीनो अम्लों में से जो अमीन ग्रुप, अमीनो अम्लों की रासायनिक संरचना में NH2 ग्रुप पाया जाता है, अमीन समूह पाया जाता है, उस अमीन समूह जो है उसको बाहर निकालना जो है वो कहलाता है विअमीनीकरण। ठीक है, देखो अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों से NH2 यानी एमीन का निष्कासन या निकलना, अमीनो अम्लों से एमीन का निकलना क्या कहलाता है? विअमीनीकरण। कहां संपन्न होता है? लीवर के अंदर। अब आप कहोगे तो इस विअमीनीकरण का मकसद क्या है? मकसद यह है कि अमीनो अम्ल जो है इससे एमीन निकलता है। जैसे मान लो ये अमीनो अम्ल है, ठीक है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जो है इससे एमीन निकलेगा और उस एमीन को फिर किस में बदला जाएगा? अमोनिया में बदला जाएगा। ठीक है, तो अमीनो अम्लों से सामान्यतया अमोनिया बनता है, अमोनिया। अमीनो अम्लों से अमोनिया बनना किसके जरिए? NH2 निकल करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं विअमीनीकरण यानी डीएमिनेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये सामान्यतः लीवर के अंदर संपन्न होती है। अब बात आती है, ये जो अमोनिया है NH3 जो है
ये सामान्यतया बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यानी कहने का मतलब है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा विषाक्त होता है। तो फिर क्या किया जाता है, इस अमोनिया को बाहर निकालना है। तो मनुष्य जो है इसके अंदर सामान्यतया अमोनिया को बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि अमोनिया जो है वो सामान्यतया जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो सामान्यतः जलीय प्राणी होते हैं, उनके द्वारा बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इसके निष्कासन के लिए जल की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। लगभग अगर हम बात करें तो 1 ग्राम अमोनिया जो होता है उसके निष्कासन के लिए लगभग 500 ml से 1000 ml तक जल की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो जो समुद्री प्राणी होते हैं वही अमोनिया को सीधे बाहर एक्सक्रीट कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर या जो उभयचर प्राणी होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, इस अमोनिया को पहले यूरिया के अंदर बदला जाता है। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो यूरिया का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर के अंदर। ठीक है, तो यूरिया का निर्माण, यूरिया संश्लेषण, ठीक है, अमोनिया से यूरिया बनाता है कौन, लीवर। तो अमोनिया बदल जाता है किसमें, यूरिया में। ठीक है, अमोनिया किसमें बदल जाता है, यूरिया में। तो अमोनिया का यूरिया में बदलना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन चक्र, ऑर्निथीन चक्र, या इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, क्रेब्स हैंसलिट चक्र, क्रेब्स हैंसलिट चक्र। तो ध्यान देंगे, अमोनिया जो है उससे यूरिया बनता है, कहां बनता है, लीवर के अंदर बनता है। और अमोनिया से यूरिया बनने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ऑर्निथीन साइकिल या क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। क्रेब्स और हैंसलिट ये 2 साइंटिस्ट के नाम हैं। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। अमोनिया जो है वो CO2 से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। 2 अमोनिया के अणु जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सामान्यतः जल का बाहर निष्कासन हो जाता है और साथ में क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है। तो ध्यान देंगे, अमोनिया से यूरिया बनने का जो प्रक्रम है वो सामान्यतः लीवर में संपन्न होता है। फिर इस यूरिया को क्या किया जाता है, ब्लड के अंदर डाला जाता है। किडनी जो है फिर उस ब्लड को फिल्टर कर देती है। फिर ये यूरिया जो है वो मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में जो है हमारे शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये है सामान्यतः यूरिया का संश्लेषण लीवर के अंदर। इसके अलावा ध्यान देना कि लीवर जो है वो स्टोर करता है, भंडारण करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों का भंडारण करता है। लीवर जो है वो विटामिन जो है उनको स्टोर करता है, लीवर ग्लूकोज को स्टोर करता है। इसके अलावा लीवर जो है वो कुछ मिनरल्स जो होते हैं उनको भी स्टोर करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं लीवर के अंदर स्टोरेज के बारे में। तो लीवर का अगला कार्य है भंडारण, स्टोरेज, स्टोरेज, ये लीवर का मुख्य कार्य है आगे। ठीक है, तो भंडारण के अंदर जैसे किस किस का भंडारण करता है, विटामिन का। कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो सामान्यतः लीवर के अंदर स्टोर होते हैं, विटामिन A, D, E, K। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना B12, ये सारे के सारे विटामिन जो हैं ये सामान्यतः लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। ध्यान देना, एकमात्र विटामिन जो हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो सामान्यतः हमारी जो सेल्स होती है वो ना तो बना सकती है और ना ही जो हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर हो सकता है। ठीक है, जब हम सामान्यतः बाहर से ही हमें इसको लेना पड़ता है और हाथों हाथ जो है ये हमारी सेल्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। इसलिए विटामिन सी युक्त पोषक तत्व जो है वो हमारी डाइट के अंदर सामान्यतः रेगुलरली होने चाहिए। अदरवाइज विटामिन सी की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग जो है इसके अंदर सामान्यतः मसूड़े जो हैं उन मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन हैं जो सामान्यतः विटामिन इसकी लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड है खनिज लवण या कुछ लवण जो है उनको भी स्टोर करता है। कौन कौन से लवण है, आयरन है,
कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, इनको स्टोर करता है लीवर। इसके अलावा ध्यान देंगे लीवर का अगला काम है फूड को स्टोर करना, यानी भोजन का संचय करना, भोजन का संचय करना। भोजन का संचय लीवर जो है वो किस रूप में करता है, ध्यान देना, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस रूप में करता है, ग्लाइकोजन के रूप में। यानी हमारे शरीर में भोजन का संचय या जंतु जो है उनके अंदर भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन के रूप में। और कहां होता है, लीवर के अंदर होता है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, पौधों की बात करें तो पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है। तो इसी वजह से ग्लाइकोजन जो है इसको जंतुओं का स्टार्च भी कहा जाता है। ठीक है। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसी वजह से सामान्यतया ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च, जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, कार्बोहाइड्रेट, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय भी होता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति में, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो उस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर सामान्यतया ग्लूकोज को किस में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा होती है तो उस अतिरिक्त मात्रा को किस में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन के रूप में वो फिर कहाँ स्टोर हो जाता है, लीवर के रूप में। ऊपर हमने बात की भोजन का संचय, वो सामान्यतः यही प्रक्रिया होती है। ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से ही संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से ही संबंधित है। और ये ध्यान देना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजीनेसिस, ग्लाइकोजीनेसिस। इसके अलावा ध्यान देंगे, ये जो ग्लाइकोजीनेसिस की प्रक्रिया है इसमें एक हार्मोन सहायक होता है जिसका नाम है इंसुलिन, जो कि अग्नाशय, पेनक्रियाज जो होती है उसकी, और जो बीटा कोशिकाएं हैं उन बीटा कोशिकाओं के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ये जो स्थिति है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ये कब होगी, जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो, ग्लूकोज की अधिकता। जब ग्लूकोज अधिक होगा, सामान्यतया ग्लूकोज की अधिकता होने पर, ठीक है, जब ग्लूकोज सामान्यतया हमारे शरीर में अधिक होगा, उस स्थिति में ग्लूकोज जो है उसको इंसुलिन की सहायता से, हमारी जो हिपेटिक सेल्स होती है, जो जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है, वो हिपेटिक सेल्स जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। ठीक है। इसी का एक जस्ट रिवर्ट प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, ग्लाइकोजन जो है इस ग्लाइकोजन को वापिस से किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है। यह स्थिति कब होगी, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो। ठीक है। ग्लूकोज की कमी, जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो उस स्थिति में सामान्यतया ग्लाइकोजन जो है उसको किस में बदल दिया जाएगा, ग्लूकोज में। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजीनेलाइसिस, ग्लाइकोजीनेलाइसिस वो प्रक्रिया है सामान्यतया जिसके जरिए ग्लाइकोजन को किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में। कब, जब ग्लूकोज की कमी होगी, जब कोशिकाओं को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो उस स्थिति में हिपेटिक सेल्स पर एक हार्मोन कार्य करता है। यह भी प्रोसेस एक हार्मोन के जरिए संपन्न होती है। उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये सामान्यतया हमारी जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय, उस अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो ये जो हो गई कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित दो बातें। इसके अलावा एक चीज और है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित, जिसमें सामान्यतया वसीय अम्ल या वसा जो है और प्रोटीन जो है वो सामान्यतया ग्लूकोज के अंदर बदलते हैं या ग्लाइकोजन में बदलते हैं। वसीय अम्ल जो है या प्रोटीन जो है उनका ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया है, उसको ग्लूकोनियोजिनेसिस या ग्लाइकोनियोजिनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
तो तीसरा प्रोसेस है वसा या प्रोटीन। इनका किस में बदलना, ग्लूकोज में बदल सकते हैं ये, या फिर किस में बदल सकते हैं, ग्लाइकोजन में बदल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी फॉर्म में बदल जाएंगे। अगर ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ग्लूकोज के रूप में। वैसे सामान्यतः जब वसा और प्रोटीन के मतलब वसा और प्रोटीन जो है वो लास्ट में लीवर के द्वारा ग्लूकोज में बदल दिए जाते हैं और फिर वो ग्लूकोज है उसको किस में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है वसा या प्रोटीन जो है वो केवल ग्लूकोज में बदलते हैं, या कई बार वसा या प्रोटीन उनको डायरेक्ट सीधा ही ग्लाइकोजन के अंदर बदल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं सामान्यतः, ये जो प्रोसेस है जिसमें वसा या प्रोटीन जो है वो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में बदलते हैं, इसको हम कहते हैं अगर ग्लूकोज में बदल रहे हैं तो पहले जैसे ग्लूकोज आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं नियोजिनेसिस, या इसको हम यूं कह सकते हैं ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ग्लाइको वर्ड तो कब आएगा, जब ग्लाइकोजन में बदल रहे हैं, और ग्लूको वर्ड कब आएगा, जब ये किस में बदल रहे हैं, ग्लूकोज में बदल रहे हैं। इसके अलावा लीवर का अगला काम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी विषैले पदार्थों की विषाक्तता को समाप्त करना या विषैले पदार्थों की विषाक्तता को कम करना। और ये जो प्रोसेस है ये सामान्यतः लीवर की जो हिपेटिक सेल्स होती है उनके अंदर पाई जाने वाली जो SER होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, उनके द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन यानी निराविषीकरण। निराविषीकरण का मतलब होता है विषैले पदार्थों की विषाक्तता को समाप्त करना, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन जो है इसके अंदर हेल्पफुल होती है हिपेटोसाइट्स जो होती है, हिपेटोसाइट्स जो लीवर यकृत की कोशिकाएं होती है, हिपेटोसाइट्स की SER द्वारा। SER का मतलब होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हिपेटोसाइट्स की SER के द्वारा जो है डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होगी। इसके अलावा ध्यान देना भ्रूणावस्था में लीवर जो है वो सामान्यतया RBC का फॉर्मेशन करता है, ब्लड का फॉर्मेशन भी करता है। तो इन एम्ब्रियोटिक स्टेज भ्रूणावस्था में हीमोपोइसिस जो है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या RBC, रक्त या RBC का निर्माण। जनरली RBC का निर्माण इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, लेकिन इन दोनों को कंबाइनली हीमोपोइसिस भी कहा जाता है। तो भ्रूणावस्था में सामान्यतया हीमोपोइसिस रक्त का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे लीवर जो है इसके अंदर हिपेरीन का निर्माण होता है। हिपेरीन क्या होता है, हिपेरीन जनरली एक एंटी क्लोटिंग सब्सटेंस होता है जो कि हमारी जो ब्लड वेजल्स है, जो रक्त वाहिकाएं जो है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस ब्लड को क्लोटिंग से रोकता है। जनरली हमारे शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है उस रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा है, हिपेरीन है। इसको कहते हैं एंटी क्लोटिंग फैक्टर, हिपेरीन। ठीक है, तो हिपेरीन का निर्माण भी कहां होता है, लीवर के अंदर। इसके अलावा ध्यान देना प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड रक्त जो है उसका तरल भाग जो है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा प्रोटीन, के अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर से 2 प्रोटीन का निर्माण केवल लीवर में होता है। तो ध्यान देना कौन कौन से हैं, एक तो एल्ब्यूमिन, ठीक है, इसके अलावा अगला है फाइब्रिन। एल्ब्यूमिन और फाइब्रिन इनका जो निर्माण है वो भी कहां होता है, लीवर के अंदर होता है। एल्ब्यूमिन जो है, वैसे 3 प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है ये सामान्यतः हमारे शरीर में ऑस्मोसिस रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है, परासरण नियमन में सहायक होता है। फाइब्रिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्पफुल होता है, चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिन होता है। ठीक है, एक होता है ग्लोबुलिन जो सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, प्रतिरक्षी निर्माण के अंदर हेल्पफुल होता है, प्रतिरक्षी निर्माण में सहायक होता है। तो ध्यान देना ग्लोबुलिन ऐसा प्रोटीन है प्लाज्मा का जो सामान्यतः लीवर के अंदर नहीं बनता है। ठीक है, बाकी एल्ब्यूमिन और फाइब्रिन का निर्माण कहां हो जाता है, लीवर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे लीवर कुछ मात्रा में फैट स्टोरेज भी करता है, यानी वसा का भंडारण। कुछ मात्रा में वसा किस रूप में, वसीय
अम्लों के रूप में, वसीय अम्ल का भंडारण। ठीक है, कुछ मात्रा में लीवर जो है वो जनरली फैट जो होती है, फैटिक एसिड जो है या फैट जो है उनको स्टोर करता है। ठीक है, जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, ठीक है, शराब का सेवन जो व्यक्ति ज्यादा करते हैं, उनके शरीर के अंदर ये उनका जो लीवर होता है उस लीवर के अंदर फैटिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और जो फैटिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति में लीवर की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम। ये एक प्रकार का घातक रोग होता है। फैटी लीवर सिंड्रोम जो है वो आगे चल करके लीवर सिरोसिस जैसी भयानक बीमारी को जन्म देता है, जो कि लाइफ थ्रेटन प्रॉब्लम है एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए जो है सामान्यतः अल्कोहल जो है उसका सेवन करने वाले व्यक्तियों के अंदर होने वाला रोग, ये ध्यान रखना, फैटी लीवर सिंड्रोम। तो अल्कोहल की अधिकता, अल्कोहल की अधिकता, अल्कोहल की अधिकता जो है फैटी लीवर सिंड्रोम कहलाती है, फैटी लीवर सिंड्रोम। ठीक है, अल्कोहल की अधिकता से जो रोग होता है ना, उस रोग को हम कहते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम। फैटी लीवर सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है, लीवर में फैटिक एसिड का जमाव, फैटिक एसिड का जमाव, यानी वसीय अम्ल जो है उनका जमाव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और फिर आगे चलकर के ये स्थिति लीवर सिरोसिस में बदल जाती है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है आज हमने बात की है लीवर के फंक्शंस के बारे में, लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसके बाद में अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक बच रही है पेनक्रियाज, अग्नाशय, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।